क्या आप जानते हैं कि हिटलर का सोवियत यूनियन पर हमला सिर्फ तारीख की सबसे बड़ी फौजी मुहिम ही नहीं था, बल्कि सबसे ज्यादा जानलेवा भी। सिर्फ चंद महीनों में लाखों जिंदगियां निकल गया। अगर मैं आपको ये बताऊं कि स्टालिन को बार बार खबरदार किया गया, लेकिन उसने इन तमाम इंतबाहात को नजरअंदाज कर दिया, और जब हमला हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त सोवियत अवाम ने आग, फौलाद और नाकाबिले तसव्वुर तबाही का सामना किया। यह है ऑपरेशन बारबारोसा की कहानी, मगर जर्मनों की नजर से नहीं, बल्कि सोवियत आंखों से देखी हुई। यह है इंतशार, बका और अपनी सरजमीन बचाने की बेबस मगर पुरअज़्म जद्दोजहद की कहानी। जून 1941। सूरज निकलने से पहले ही जर्मन टॉप खाना ब्रेस्ट किले की दीवारों पर कयामत ढा देता है। चंद ही लम्हों में बीरक्स उड़ जाते हैं, रेडियो स्टेशन खामोश हो जाते हैं, और सोवियत सिपाही धुएं और मिट्टी के बादलों में घुटते हुए टूटे हुए बंकरों में पनाह ढूंढते हैं। वो कट जाते हैं, घिर जाते हैं और शदीद हद तक कमजोर साबित होते, लेकिन हुक्मनामे के बगैर भी और रहनुमाई के बगैर भी सिर्फ इरादे के जोर पर वो लड़ते रहते हैं। जर्मन तोपों और लुफ्ट वाफे बम्बार तैयारों की यलगार के बीच आम शहरी अपनी जिंदगियां दांव पर लगा देते हैं। खानदान और मकामी लोग सिपाहियों तक गोला बारूद पहुंचाते हैं, जबकि नर्सें जख्मियों को घसीट कर टूटे हुए तहखानों में ले जाती हैं। किले की दीवारों पर कोयले और खून से लिखी तहरीरें आज भी डट जाने की गवाही देती हैं। सबसे मशहूर जुमला ये था, मैं मर रहा हूं लेकिन हथियार नहीं डालूंगा। ये ड्रामाई मुजाहिमत दरअसल तारीख की सबसे बड़ी यलगार का सिर्फ इब्तिदाई मंजर था। ये समझने के लिए कि सोवियत यूनियन ऑपरेशन बारबारोसा में इतना गैर तैयार क्यों था, हमें पीछे जाना पड़ेगा उस कच्चे सुकून के दौर में जब बंदूकें गिरजने से पहले खामोशी छाई हुई थी। अगस्त 1939 में दुनिया उस वक्त हका बका रह गई जब सोवियत यूनियन और नाजी जर्मनी ने मोलोतोव-रिबेनट्रोप मुआहदे पर दस्तखत किए। आवाम को बताया गया कि ये अदम जारहियत का मुआहिदा है, लेकिन खुफिया दफात में दोनों ताकतों ने मशरकी यूरोप को आपस में बांटने का फैसला कर लिया। हिटलर के लिए ये खुली छूट थी ताकि वो मगरबी इत्तेहादियों के खिलाफ जंग छेड़ सके, बगैर इस खौफ के कि मशरिक से कोई महाज खुल जाएगा। स्टालिन के लिए ये एक ठंडी हिसाबी चाल थी। ये मुआहिदा वक्त खरीदने का जरिया था। उसने बरतानिया और फ्रांस के दरमियान दरारें डाल दे, उन्हें मजीद तनहा कर दिया, और साथ ही सोवियत यूनियन को मशरकी पोलैंड, बाल्टिक रियासतों और रोमानिया के हिस्से बासीराबिया और शुमाली बोकोविना को अपने साथ मिलाने का मौका दिया। कागज पर देखें तो रेड आर्मी की ताकत बढ़ी हुई लगती थी, क्योंकि उसने अपनी सरहद यूरोप के और करीब कर दी थी। लेकिन ये तो एक दो धारी तलवार साबित हुआ। नई जमीनें तो मिल गईं, मगर उनकी हिफाजत के लिए दिफाई दीवारें न थी। जर्मन हमले के वक्त ये कमजोरियां खुलकर सामने आए। इसी दौरान खतरनाक खबरें आना शुरू हो गईं। सोवियत जासूस, सरहदी मुहाफिज और गैर मुल्की सिफारतकार सभी ये इत्तला दे रहे थे कि जर्मन फौजें बेपनाह तादाद में जमा हो रही हैं। रेल की पटड़ियां दिन रात हथियार और सामान ढो रही थीं। पूरे पेंजर डिवीजन्स खामोशी से हमले की तैयारी में सफ बस्ता हो रहे थे, मगर स्टालिन ने उन पर यकीन करने से इनकार कर दिया। उसका मगरिब से बदगुमानी इस कदर शदीद था कि वो उन रिपोर्ट्स को बरतानवी प्रोपेगेंडा समझता रहा, जिसका मकसद सिर्फ सोवियत यूनियन को जर्मनी के खिलाफ जंग में झोंकना था। उसकी जिद इतनी बढ़ गई कि उसने हिटलर की जाती यकीन दहानियों पर भी अपने खुफिया इदारों के सबूतों से ज्यादा भरोसा किया। हिटलर तो यहां तक खत लिखता कि कोई गैर मामूली जर्मन नक्लो हरकत बस कुछ नाफरमान जर्नेलों की वजह से है, या फिर बरतानवी फिजाई हमलों से बचने के लिए फौज को हरकत दी जा रही। जब सोवियत इंटेलिजेंस ने जर्मन मवासलात पकड़कर सख्त शवाहिद पेश किए तो स्टालिन का शक और बढ़ गया। उसके नजदीक सबसे बड़ा खतरा हमला नहीं था, बल्कि हमले को भड़काना था। उसने अपने कमांडरों को हुक्म दिया कि कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे बर्लिन को बहाना मिले। लेकिन असल तबाही की जड़ें कहीं और भी थीं। 1930 की दहाई के आखिर में स्टालिन की सख्त गीर सफाई मुहिम ने रेड आर्मी के तजुर्बेकार अफसरों का सफाया कर दिया। हजारों अफसरों को माजूल, कैद या कत्ल कर दिया गया। 1941 तक तकरीबन 3/4 अफसर अपनी जगह पर नए थे। पुराने माहिरीन खत्म हो गए और उनकी जगह नातजुर्बाकार और खौफजदा लोग आ गए जो सिर्फ स्टालिन को खुश करने में लगे रहते। नतीजा ये हुआ कि खबरें दबाई जाने लगी, खतरात छिपाए जाने लगे। उसके साथ साथ दिफाई ढांचा भी बिगड़ा हुआ था। नई सरहद पर मुनासिब किलाबंदियां नहीं थीं। पूरी डिवीजन्स बगैर तहफ्फुज के आगे खड़ी थीं। सोवियत फौज के पास दिफाई गहराई का भी फुकदान था। उनकी हिकमत अमली ये थी कि अगर जंग हुई तो वो दिफा नहीं बल्कि पहला वार करेंगे। उनका भरोसा अपने टैंकों पर था। यकीनन T-34 और KV एक जैसे जदीद टैंक दुनिया के बेहतरीन थे, मगर उनकी तादाद कम थी। ज्यादातर पुरानी और नाकाबिले भरोसा मशीनें थी, जिनमें पुर्जों, मकीनकों और वायरलेस की कमी थी।
ताकत का ये फरेब असल हकीकत को छुपा रहा था। फजाइया का हाल भी कुछ मुख्तलिफ न था। दुनिया की सबसे बड़ी फजाइया होने के बावजूद उसके पास ज्यादातर पुराने प्लेन्स और I-16 जैसे पुराने तैयारे थे जो लुफ्त वाफे के जदीद मिस्र इमिट तैयारों के सामने बेकार थे। नए मिग और याक तैयारे आना शुरू हुए तो थे, मगर पायलट अभी उनके आदी न थे। बदतर ये कि हजारों जहाज सरहदी हवाई अड्डों पर कतारों में खड़े थे, बगैर छिपाए और एक ही धमाके में तबाह होने के लिए तैयार। और फिर वो दिन आ गया जब अमन का पर्दा पलक झपकते ही टूट गया। 22 जून 1941 की सुबह ऑपरेशन बारबारूसा का आगाज हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी यलगार, 3000 किलोमीटर लंबी सरहद पर तोपों की गर्ज, बमबारों की यलगार और सोवियत मोर्चों को मिट्टी में मिला देने वाला हमला। एक सोवियत पायलट याद करता है, मैंने खेमे की ऊँट हटाई और देखा कि जर्मन जहाज हमारे कैंप पर गोलियां बरसा रहे हैं। लोग इधर उधर भाग रहे थे, कुछ पहले ही मारे गए थे। मैंने अपना नक्शा उठाया और हिंगर की तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक सारे जहाज जल चुके थे। सिर्फ चंद घंटों में सोवियत फिजाइया के तकरीबन 2000 जहाज जमीन पर ही तबाह हो गए। मुहाज पर सिपाही कटे हुए थे, बगैर खंदकों के, बगैर बैकअप के। वो फौरन घेरे में आ गए, राब्ते खत्म हो गए, कमांडर अंधे हो गए। कई डिविजन्स तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ऊपर से स्टालिन की खामोशी। 12 घंटे तक उसने कोई हुक्म नहीं दिया। वो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि हिटलर ने वाकई हमला कर दिया है। उसने कमांडरों को हुक्म दिया कि इश्तिआल में न आए, फायर न खोलें। नतीजा ये निकला कि फौजें मफलूज हो गईं, लेकिन अफरत फरी में भी मुजाहिमत अभरी। ब्रेस्ट किले में जर्मनों ने सोचा था कि घंटों में कब्जा कर लेंगे, मगर सोवियत फौज ने 8 दिन तक उन्हें रोक रखा। नर्सों और आम लोगों के साथ मिलकर सिपाहियों ने खंडर रात को मोर्चों में बदल दिया। शुमाल में लिथुआनिया में टैंकों की लड़ाई में एक सोवियत हीवी टैंक KV-2 ने अकेला जर्मन रसद का रास्ता 2 दिन तक रोके रखा, जब तक कि वो जबरदस्ती खत्म न किया गया। मगर मास्को में अभी हिचकिचाहट थी। स्टालिन आखिरी लम्हे तक यकीन करता रहा कि हिटलर अपनी फौजों को रोक लेगा। उसने यहां तक बर्लिन फोन किया, शायद मामला सुलझ जाए। जब हकीकत से इनकार मुमकिन न रहा तो भी उसने अवाम से कुछ न कहा। रेडियो पर ऐलान वजीर खारजा मोलोतोव ने किया कि सोवियत यूनियन पर हमला हो चुका है। सिर्फ 23 जून को स्टालिन ने स्टाउका यानी सुप्रीम कमांड बनाने की इजाजत दी। अब बाकायदा जंग शुरू हो गई थी। आने वाले हफ्ते कयामत खेज थे। मगरिब में 4 सोवियत फौजें बायलस्टोक और मनसक में घेर कर तबाह कर दी गईं। लाखों सिपाही मारे गए या कैदी बने, हजारों टैंक और जहाज खो गए। जनूब में यूक्रेन पर जर्मन और रोमानवी अफवाज टूट पड़ी। अगस्त में और लाखों की फौज ओमान में घेर ली गई। लुफ्तवाफे कारखानों, रेलों और सप्लाई डिपो पर बमबारी करती रही। फौजी और आम लोग एक साथ भागते फिरते। गोला बारूद के ढेर जलाए जा रहे थे ताकि दुश्मन के हाथ ना लगी। सारा सोवियत जंगी ढांचा लड़खड़ा गया था, और ये तो सिर्फ आगाज था। उस हौलनाक सदमे ने सोवियत यूनियन को एक गैर मामूली कदम उठाने पर मजबूर किया। कारखानों को एक एक पुर्जे करके खोद कर ट्रेनों पर लादा गया और हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया और यूरल्स ले जाया गया। औरतें, नौजवान और बूढ़े सब मजदूर बनकर साथ गए। सोवियत यूनियन ने अपनी सनाती रेड़ की हड्डी बचा ली। आखिरकार 3 जुलाई को स्टालिन ने कौम से खिताब किया। उसकी आवाज भारी और संजीदा थी। अब वो पार्टी का सर्द मिजाज सरबराह नहीं बल्कि एक बराह रास्त रहनुमा की तरह बोल रहा था। उसने अवाम और फौज दोनों को पुकारा कि दुश्मन के खिलाफ खड़े हो जाओ, मुजाहिमत करो और तवील कठिन जंग के लिए तैयार हो जाओ। ये एक मोड़ था, अब कोई वापसी नहीं थी। सोवियत यूनियन जंग में पूरी तरह कूद चुका था। अगस्त तक स्टालिन सुप्रीम कमांडर बन चुका था और सारा बोझ उसके कंधों पर आ चुका था। जुलाई के वसत तक रेड आर्मी लहूलुहान और शदीद जख्मी हो चुकी थी, मगर टूटी नहीं थी। जब आर्मी ग्रुप सेंटर मास्को की तरफ बढ़ रहा था, सोवियत अफवाज ने उसकी रफ्तार को अस्मोलेंसिक के मकाम पर सुस्त कर दिया। मार्शल सेम्यून टीमोशेंको ने हर दस्तयाब यूनिट मैदान में झोंक दिया। आखिरकार अस्मोलेंसिक गिर गए और कई सोवियत अफवाज घेरे में आ गईं। लेकिन ये ताखीर जर्मनों के लिए महंगी साबित हुई। बड़ी तादाद में सोवियत फौजी इस हिसार से निकलकर वापस अपने साथियों में शामिल हो गए। सबसे बढ़कर ये कि बार भरोसा के लिए तयशुदा वक्त का हिसाब दरहम बरहम हो गया। जर्मन मंसूबा साजों ने सोचा था कि चंद ही हफ्तों में सोवियत मुजाहिमत को कुचल दिया जाएगा, लेकिन स्मोलेंसिक ने उन्हें कीमती वक्त, गोला बारूद और ईंधन में नुकसान पहुंचाया। उनकी सप्लाई लाइंस जो पहले ही कमजोर थीं, खतरनाक हद तक खींच गईं। अगस्त के आखिर तक सोवियत अफवाज ने हत्ता कि एक महदूद जवाबी हमला भी कर लिया। स्मोलेंसिक के मगरब में जनरल जियोर्जी ज़ुकोव ने यिल्निया के करीब हमला किया। ये जंग निहायत खूनी थी। दोनों तरफ भारी जानी नुकसान हुआ और स्ट्रेटेजिक कामयाबी ज्यादा न मिली, मगर अलामती तौर पर यह एक इंकशाफ था। पहली बार जर्मन फौज को पीछे हटने पर मजबूर किया गया। रेड आर्मी ने साबित कर दिया कि वेहरमाख्त को भी धकेला जा सकता है।
जब मुहाज पर अजीम लड़ाइयां जारी थीं, दुश्मन के पीछे एक नई जंग का आगाज हुआ। बेलारूस, यूक्रेन और मगरबी रूस में तन्हा रह जाने वाले सिपाही, सियासी अफसरान और पुरअज़्म शहरियों ने पहली पार्टीजन टुकड़ियां बनाना शुरू की। ये ग्रोह अक्सर निहायत नाकिस हथियारों से लैस थे, कभी शिकार की बंदूकें और कभी जर्मनों से छीने हुए हथियार, मगर फिर भी उन्होंने सप्लाई लाइंस पर हमले किए, काफिलों को घात लगाकर निशाना बनाया और गद्दारों को कत्ल किया। इब्तिदा में इनकी कार्रवाइयां मुंतशिर और बेरब्त थीं, लेकिन मौसम गर्मा के इख्तिताम तक NKVD ने उन्हें ज्यादा मुनज़्ज़म करना शुरू किया। ये गुरीला यूनिट असलहा और हिदायत पाने लगे और रफ्ता रफ्ता एक बड़ी सोवियत हिकमत अमली का हिस्सा बन गए। जर्मन लॉजिस्टिक्स पर उनका असर नुमायां था। हर तबाहशुदा रेल लाइन या जला हुआ काफिला यहरमाख्त को मजबूर करता कि वो अपने फौजी और वसाइल पिछले इलाकों में तैनात करे, जिससे मुहाज पर उनकी ताकत कमजोर पड़ गई। ये पार्टीजन जंग वक्त के साथ बढ़ती गई और मशरकी मुहाज की एक नुमायां खसूसियत बन गई। खुफिया इत्तलाआत ने भी अहम किरदार अदा किया। सोवियत कोड शिकनो और सुर्गई टालस्टाई की क़यादत में माहिरीन ने जापानी सफारती पैगामात को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। इस इंटेलिजेंस से मॉस्को को यकीन हो गया कि जापान 1941 में USSR पर हमला नहीं करेगा। ये फैसला निहायत अहम था क्योंकि उसने स्टालिन को इजाजत दी कि वो साइबेरिया और मशरक बईद की डिवीजन्स को मुहाज पर स्टैंड बाई रखे। इसी दौरान सोवियत अफसरान ने रोमानिया के कमांड और जनरल एर्शफान मोनेस्टीन की अफवाज के दरमियान होने वाली बातचीत को भी रोका, जिससे जर्मन मनसूबाबंदी के बारे में ज्यादा वजाहत मिली। मगर मौसम गर्मा के आखिर तक जनूब में सोवियत अफवाज एक तबाह किन बहरान से दुचार हो गईं। जर्मन बख्तर बंद दस्ते जो पहले मास्को की सिमत जाते दिखाई दे रहे थे, अचानक जनूब की तरफ मुड़ गए और उनका हदफ कैफ बन गया। मकामी सोवियत जर्नलों ने इस खतरे से खबरदार किया, मगर स्टालिन ने पसपाई की इजाजत देने से इनकार कर दिया। उसे यकीन था कि कैफ छोड़ना धोखाधड़ी होगी। नतीजा तबाह को निकला। सितंबर में वेहरमाख्त ने एक जबरदस्त पंजे में सोवियत अफवाज को घेर लिया। कैफ की ये जेब तारीख की सबसे बड़ी घेराव लड़ाइयों में से एक बन गई। तकरीबन 7,60,000 सोवियत फौजी मारे गए, जख्मी हुए या कैद में चले गए। हलाक होने वालों में साउथ वेस्टर्न फ्रंट के कमांडर जनरल मिखाइल क्रिपोनुस भी शामिल थे। ये एक ऐसी तबाही थी जिसका तस्वुर करना भी मुश्किल है, लेकिन शिकस्त के बावजूद वक्त सोवियत यूनियन के हक में था। जर्मन अफवाज की ये जुनूबी मुहिम मास्को पर असल हमले में ताखीर का सबब बनी। इस वक्फे ने रेड आर्मी को नए यूनिट्स बनाने, दिफाई निजाम मुनज़्ज़म करने और सनअतों की बड़े पैमाने पर मुंतकिली जारी रखने का मौका दिया। शुमाल में लीनिनग्राड का मुहासरा शुरू हो चुका था। सितंबर तक आर्मी ग्रुप नॉर्थ और फिनलैंडी अफवाज शहर के मुजाफात तक पहुंच चुकी थी, मगर बुराह रास्त हमला करने के बजाय जर्मनों ने शहर को घेरने का फैसला किया। दुनिया की तवील तरीन और भयानक तरीन मुहासरों में से एक का आगाज हुआ। 872 दिनों तक लीनिनग्राड गोलाबारी, भूख और बीमारी सहता रहा। जर्मनों ने तमाम जमीनी रास्ते बंद कर दिए और शहर की जिंदगी सिर्फ रोड ऑफ लाइफ पर मुनहसर हो गई, जो झील लाडोगा के ऊपर एक नाजुक सप्लाई लाइन थी जो सिर्फ सर्दियों में जमने के बाद इस्तेमाल हो सकती थी। तब भी सिर्फ महदूद सामान पहुंच पाता। शहर के अंदर 1,35,000 से ज्यादा रजाकार अवामी मलेशिया ने रेड आर्मी यूनिट्स और बहरी दस्तों के साथ मिलकर दिफा संभाला। हजारों शहरी रोज मरते रहे, मगर शहर ने हथियार नहीं डाले। लीनिनग्राड की साबित कदमी सोवियत मुजाहिमत की अलामत बन गई। इधर स्टालिन ने फौजी कमान पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर ली। वो पहले ही नाकामी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। जुलाई में वेस्टर्न फ्रंट के कमांडर जनरल दमत्री पाउलोफ और उनके अमले को नाहली पर फांसी दी गई। अक्टूबर में मजीद 25 अफसरान को कुएबी शीफ और सारातुफ में मौके पर कत्ल कर दिया गया। स्टालिन की सख्त पॉलिसियां कमांडरों को बता देती थीं कि नाकामी की कीमत क्या है, मगर उसने खौफ की फजा भी कायम कर दी। स्टाउका यानी सोवियत हाई कमान में हिचकिचाहट की कोई गुंजाइश न रही। या फतह या मौत। खजा करीब आते ही जर्मन अफवाज ने दोबारा मास्को की तरफ अपनी पूरी तवज्जो मरकूज कर ली। दारुल हुकूमत एक अलामती और स्ट्रेटेजिक इनाम था। उस पर कब्जा सोवियत मुजाहिमत का खात्मा समझा जा रहा था, लेकिन अब रेड आर्मी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। शहर के गिर्द दिफाई लाइनें खोदी जा चुकी थीं, लॉजिस्टिक्स दोबारा मुनज़्ज़म किया गया था और लाखों रिजर्व्स तैयार खड़े थे। स्टालिन मास्को के दिफा की मजमूई कमान जनरल जुकूफ के हवाले की। मशरिक बईद से आने वाली डिवीजन्स, जिन्हें जापान की गैर जानबदारी के बायस मुहाज पर भेजा गया, भी आ पहुंची। फिर आया रस्पुतित्सा, रूस का मशहूर खजानी कीचड़। न खत्म होने वाली बारिश ने सड़कों को दलदल में बदल दिया। टैंक फंस गए, ट्रक बंद हो गए और जर्मन पेशकदमी रेंगने लगी। इस ताखीर ने सोवियत इंजीनियरों और मजदूरों को दिफाई काम मुकम्मल करने का वक्त दे दिया, चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हों। इधर सफारती मुहाज पर USSR को मगरबी इत्तेहादियों से पहला हकीकी सहारा मिला। अक्टूबर में लैंड-लीज मुआहदे का पहला प्रोटोकॉल नाफिज हुआ। इब्तिदा में इमदाद मामूली थी, लेकिन उसने जूते, ट्रक, खाम माल और खुराक फराहम की, वो सब चीजें जो सोवियत हौसले के लिए निहायत अहम थीं। ये सामान खतरनाक आर्कटिक काफिलों के जरिए मरमानसिक और आरखानजिलिस्क पहुंचता, जहां जर्मन तैयारे और आबदोजें मुसलसल हमले करती रहती। फिर भी हर तरसील कीमती थी। नवंबर तक, जब कीचड़ जमकर सख्त जमीन बन गई,
तो जर्मनों को दोबारा हमले का मौका मिला, लेकिन अब वो थक चुके थे। महीनों की लड़ाई ने उनकी ताकत निचोड़ ली थी। उनकी सप्लाई लाइंस टूटने के करीब थीं। कई यूनिट्स गोला बारूद, ईंधन और सर्दी के कपड़ों से महरूम थे। फौजी हल्की वर्दियों में कांपते रहे, जबकि दर्जा हरारत मंफी में जा पहुंचा। वो इतने करीब आ गए थे कि मास्को के मीनार देख सकते थे, मगर शहर को फतह करने के काबिल ना थे। सोवियतों ने अपना मौका पहचान लिया। खामोशी से उन्होंने रिजर्व्स इकट्ठे किए। 1 मिलियन से ज्यादा फौजी मास्को के महाज पर तैनात किए गए। नई राइफल डिवीजन, तोप खाने के ब्रिगेड्स और बख्तरबंद दस्ते पोजीशन पर लाए गए। सामान पहुंचाने के लिए ट्रेनी, बर्फानी गाड़ियां, घोड़ा गाड़ियां, हत्ता कि हिरणों के काफिले इस्तेमाल हुए। रेड आर्मी चाहे तकलीफ में हो मगर वॉर करने के लिए तैयार थी। दिसंबर 5वां 1941 को जवाबी हमला शुरू हुआ। वसीय मुहाज पर सोवियत अफवाज ने यलगार की। हमले ने जर्मनों को मुकम्मल तौर पर हैरान कर दिया। रेड आर्मी की डिवीजन्स ने आर्मी ग्रुप सेंटर के खींचे हुए पहलुओं पर हमला करके उन्हें पसपा होने पर मजबूर किया। चंद ही हफ्तों में जर्मन फौजी मास्को से 100 से 250 किलोमीटर पीछे धकेल दिए गए। कोलन, कालिनन और कालोगा जैसे शहर तेजी से आजाद करा लिए गए। जंग के आगाज के बाद पहली बार रेड आर्मी पीछे नहीं हट रही थी, बल्कि आगे बढ़ रही थी। इसका नफसियाती असर बेहद अजीम था। मास्को बच गया था। जर्मन नाकाबिले शिकस्त होने का भ्रम टूट गया। ये फतह मुकम्मल नहीं थी। महाज बिल आखिर मुस्तहकम हो गया और जर्मन अपनी बड़ी हद तक फतहशुदा जमीन पर काबिज रहे, मगर उस कामयाबी की अहमियत नाकाबिल बयान थी। ऑपरेशन बार भरोसा नाकाम हो चुका था। वो मुहिम जो चंद हफ्तों में सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए शुरू हुई थी, अब एक तवील और थका देने वाली जंग में बदल गई थी। उसकी कीमत बहुत भारी थी। जून से अब तक रेड आर्मी 45 कभी थी। दीनारे लाख से ज्यादा फौजी हलाक, जख्मी या कैद हो चुके थे। उनमें से 23 लाख कैदी कभी वापस न आए। वो जर्मन कैंपों में मर गए। शहरियों की तकालीफ भी बेहद थीं। शहर जल गए, भूखे मर गए या मलबे में बदल गए, लेकिन सोवियत यूनियन इस तूफान से जिंदा बच गया था। सर्दियों 1941 को 42 तक एक नई हकीकत कायम हो चुकी थी। जंग जल्द खत्म होने वाली नहीं थी। ये एक मुकम्मल जंग बन चुकी थी। कौमों और माइशतों की जंग जो सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि कारखानों, देहातों और घरों में भी लड़ी जा रही थी। सोवियतों के लिए मास्को का दिफा वो लम्हा था जब महज बका ने फतह के इम्कान में बदलना शुरू किया। बार भरोसा का आगाज जर्मन इस यकीन के साथ किया था कि चंद ही हफ्तों में सोवियत यूनियन ढेर हो जाएगा, मगर दिसंबर तक रेड आर्मी अब भी खड़ी थी। सोवियत दारुल हुकूमत नाकाबिले तस्खीर रहा और वेहरमाख्त को अपनी पहली बड़ी शिकस्त सहनी पड़ी। इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हमला नाकामी पर खत्म हुआ। अब से मशरिकी मुहाज दूसरी जंगे अजीम का फैसला कुन मैदान बनने वाला था।